नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पिछले साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले साल की चारधाम यात्रा से उत्साहित उत्तराखंड सरकार तैयारियों को फिनिशिंग टच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 फरवरी को चारधाम यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक भी लेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया से विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा 12 दिन पहले पूर्व शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही यात्रा ने ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। 46 लाख यात्री आए थे। व्यवस्थाएं भी कम पड़ गई थी। मुख्यमंत्री से लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए और यात्री भी सकुशल गए। हालांकि चार धामों में कुछ व्यवस्थाएं भी दिखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं। सर, इस बार चारधाम यात्रा समय से पहले शुरू हो रही है, एक बड़ी चुनौती भी है और आप भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि बीते वर्षों का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? नहीं, हमारे सामने चुनौती पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी अच्छी यात्रा करने का, पिछले साल की जो यात्रा हुई है उस यात्रा से और अच्छी यात्रा हो, ये हमारे लिए एक चुनौती है। और हमने पिछले वर्ष जो कुछ काम और होने थे यात्रा में, और सुविधाजनक चीज़ें होनी थी, सुरक्षा की दृष्टि से होनी थी, अवस्थापना की दृष्टि से होनी थी, उन सभी पर हम पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कमिश्नर के लेवल पर, उनके लेवल पर पहले बैठक हो चुकी है और जल्दी ही मैं भी इस पर बैठक करूंगा। और लगातार हमको इस बार भी सूचनाएं जो मिल रही हैं, चारों धामों में इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अभी से बुकिंग इत्यादि होटलों के बारे में जो जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, वो मैं समझता हूं कि गत वर्ष से भी ज़्यादा लोग इस बार यात्रा में आएंगे। सर, आपने कहा है कि पौड़ी जिले को भी चारधाम यात्रा सर्किट से कैसे जोड़ा जाए, इसके प्रयास होंगे, क्योंकि पौड़ी ऐतिहासिक पौराणिक शहर है, गढ़वाल का मंडल भी है पौड़ी। तो सर, पौड़ी को भी क्या इस बार की यात्रा सीजन से जोड़ा जा सकता है या किसी प्रकार श्रद्धालु पौड़ी तक जाएं, इसके लिए कुछ और प्रयास होंगे? नहीं, पौड़ी देखिए हमारा बहुत ही सांस्कृतिक और पौराणिक और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र है। जिस प्रकार की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार का वहाँ का मौसम है, वातावरण है, पर्यावरण है, वो हर दृष्टि से चारधाम यात्रा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल स्थान है। इसलिए हमारा प्रयास होगा, मैं पौड़ी में 2 दिन स्वयं वहाँ रहा हूँ और सभी जो भी आगे भविष्य में वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जो गतिविधियाँ हो सकती हैं, यात्रा को पौड़ी की तरफ से भी चलाया जा सकता है, उन सभी पर हमने विचार किया है अधिकारियों के साथ और निकट भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि यात्रा वहाँ से भी चले। बद्रीनाथ जी में जोशीमठ एक प्रमुख स्थान है जहां दरारें आने पर 8 एजेंसियां काम कर रही हैं। आने वाले समय में सर, यात्रा में जोशीमठ को लेकर क्या तैयारी होगी और आप लोग जो केंद्र को राहत पैकेज की डिमांड कर रहे हैं वो कब तक फाइनलाइज होगा और ये कितना बड़ा आपको लगता है होना चाहिए, ताकि जोशीमठ, जैसा आपने वायदा भी किया है कि सुरक्षित होगा, सुगम होगा, लोगों की आर्थिकी भी प्रभावित नहीं होगी? जल्दी ही, चूँकि अब सभी जो 8 एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद अंतिम रूप से उस पर फैसला लिया जाएगा और जो एनडीएमए कंपाइल करके जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मुआवजे और पुनर्वास को लेकर हम जल्दी ही उसका प्लान कर रहे हैं। हमारा मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी, हम उसमें भी चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी का अच्छा पुनर्वास हो, उचित पुनर्वास हो और जो सबकी ज़रूरत है वो ज़रूरत के अनुरूप हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें इसमें संपूर्ण तरीके से उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी सहयोग है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ शहर के लिए हर संभव केंद्र की सरकार सहायता करेगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने चारधाम से लेकर जोशीमठ पर अपना प्लान पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लिहाजा किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।
वहीं काशी के कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र को भी विकसित करने का प्रस्ताव बुधवार को धामी कैबिनेट में पारित हुआ है। जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए महाकाल और काशी का निर्माण कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर अब गंगा घाट का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी साझा की है। काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री वहीं सीमावर्ती गांव में पलायन रोकने और बेहतर तरीके से आजीविका मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की है। इस योजना से पलायन रोकने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के लिए उत्तराखंड के 4 गांव का चयन किया गया है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और सीमावर्ती क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और उन्होंने कहा कि सीमांत के लोगों को आगे आने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गांवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की ये योजना को सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह, उनकी मार्ग प्रशस्त किया पूरे देश के। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार ने लागू किया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं नकल मुक्त और पारदर्शी रूप से करवाई जाएंगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक, वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। वहीं शुक्रवार को देहरादून पहुंच रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। कल शाम 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे देहरादून। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे कोश्यारी। कोश्यारी के भव्य स्वागत की तैयारियां जारी हैं और ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम भगत सिंह कोश्यारी के भव्य स्वागत की तैयारियां लगातार की जा रही है। कल शाम 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी।
कोश्यारी के भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। भव्य तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई थी। गुरुवार को अचानक बिगड़ गई थी उनकी तबीयत, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद कार्डियक विभाग में भर्ती कर लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि उन्हें उल्टी और कुछ अन्य शिकायतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि हरीश रावत के हाथ में चोट लगी थी, जिसे दिखाने के लिए वो अस्पताल पहुंचे थे। और साथ साथ आपको बता दें कि एमआरआई करवाने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे हैं हरीश रावत। वहीं शुक्रवार 10 फरवरी को देहरादून में आयोजित प्रदर्शन के दौरान भी हरीश रावत बेहोश हो गए थे। 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद के दौरान कांग्रेस के पैदल मार्च के दौरान ही उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें पुलिस वाले उठाकर अस्पताल ले गए थे। वहीं बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कई दिनों से सचिवालय कूच करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी कांग्रेस द्वारा सचिवालय कूच की कोशिश की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता शहबाज से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। लगातार कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ अग्रसर है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी मौजूद है। सर, आप लगातार पुलिस मुख्यालय और सचिवालय घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर सचिवालय घेराव? देखिए, जिस तरीके से सरकार हटदर्मी अपने रवैये को नहीं छोड़ रही है, परीक्षाएं निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है, और कल जिस तरीके से युवाओं पर 307 लगाने की पैरवी सरकार कर रही थी, इनके जीडी जैसे ऑफिसर जो सबसे बड़े ऑफिसर है वो भी कोर्ट में थे। ये साबित करता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब कोई कातिल वहाँ आता है या कोई बलात्कारी आता है तब जीडी जैसे ऑफिसर वहाँ नहीं होते हैं। और जिस तरीके से कमजोर परीक्षार्थियों पर 307 लगाने की कोशिश सरकार कर रही थी, उसका हम विरोध कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था आए ताकि मेहनतकश बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो और राज्य में वही लोग ऑफिसर बने, वही कर्मचारी बने जिनमें योग्यता हो। भी जमानत दे दी गई है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोर्ट की अनुकंपा है, हम कोर्ट का आदर करते हैं, कानून का आदर करते हैं। कोर्ट ने ये जमानत दी है। सरकार ने तो पूरी तरीके से कोशिश की थी कि वो बंद रहे और 307 जैसे मुकदमे उनका लगे। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपने सहयोगी अंजीत के साथ। मैं शहबाज हुसैन। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित भारत के सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यूनिवर्सिटी में आज 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डोभाल को कार्यक्रम के दौरान मानद उपाधि से नवाजा गया। साथ ही 2503 छात्र छात्रों को उपाधि दी गई। इस मौके पर एनएसए अजीत डोभाल ने खाद्यान्न क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तुलना करते हुए कई आंकड़ों पर बात की। इस दौरान महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं एबीवीपी का डेलीगेशन अपनी मांगों को लेकर देहरादून आरटीओ पहुंचा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि कई छात्र जो दूर दराज क्षेत्रों से डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें समय सारणी के अनुसार मुफ्त पास उपलब्ध करवाए जाएं, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक हैं। अपनी मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट ने आरटीओ को ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालय है
जहाँ पे एक समय पे एशिया का ऐसा महाविद्यालय जहाँ सबसे ज़्यादा छात्र उस महाविद्यालय में पढ़ते थे। ऐसे महाविद्यालय में बहुत दूर दराज से, मतलब काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे छात्र पढ़ने आते हैं। देहरादून के सभी विधानसभाओं के छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं। आरटीओ को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए फ्री पास की व्यवस्था हो। आरटीओ हमें एक समय सारणी दे, जिस समय सारणी में, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम के बच्चे या हमारे यहाँ बहुत एनसीसी की एक्टिविटी में जो बच्चे काम रुचि रखते हैं, वो अगर दूर दराज वाले बच्चे अगर उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि उन्हें यातायात की उचित सुविधा नहीं मिल पाती है। ये भी महाविद्यालय प्रदेश का। वह हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हरक सिंह रावत के पक्ष में 2022 में कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी उनकी बहू अनुकृति गुसाई भी आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की है, जो कि सही भी है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों के लिए लड़ने वाले नेता हरक सिंह रावत यदि लोकसभा का हिस्सा बनेंगे तो उसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को होगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में भी वे जिस क्षेत्र से विधायक रहे उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। पिताजी के बयानों को, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के बयानों को ढंग से सुनेंगे तो पिताजी ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं 2024 का चुनाव लड़ना चाहता हूं, और कहां से लड़ूंगा ये ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़ना चाहता हूं, मैंने ये इच्छा जाहिर की है। और देखिए, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। अगर पार्टी हाईकमान कहेगी कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि पिताजी चुनाव लड़े। मैं 2022 में भी मैंने यही बात कही कि पिताजी का चुनाव लड़ना इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के साथ ही देश के मेडिकल इतिहास के लिए आज का दिन यादगार है। आज एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए पहाड़ी जिले टिहरी के लिए दवाई भेजी। 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर ड्रोन ने 29 मिनट में एम्स ऋषिकेश से टिहरी तक 3 किलो की दवाई का पैकेट ड्रॉप किया। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड का पहला संस्थान बन गया है जो कि ड्रोन से दवाई डिलीवरी कर रहा है। इस सफलता से एम्स ऋषिकेश का प्रबंधन खुश है। हमने एक ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो हम टीबी की दवाइयाँ टिहरी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डिलीवर करेंगे। और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल, अगर कोई स्पूटम सैंपल है तो वो वापस आ सकता है। तो इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करना चाहते हैं ताकि टीबी के मरीज़ों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके। तो मेरा नाम गौरव है, मैं टेकीगल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। टेकीगल इंडिया की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। सो एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टेहरी तक का ड्रोन जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में पिछले 8 सालों के भीतर 6,937 नए HIV संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 5,580 मरीज केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये चिंता की बात है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान HIV संक्रमित मरीजों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले नजर आए हैं। दरअसल अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक आंकड़ों के अनुसार मात्र इन 7 महीने में 729 मरीजों में HIV की पुष्टि हुई है। यानी इन 7 महीनों का एवरेज निकाले तो करीब रोजाना 3.5 मरीज संक्रमित हो रहे हैं। एक कंट्रोल सोसाइटी है, इसके माध्यम से भी हम जितने भी हमारे तमाम NGOs हैं जो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रेप्यूटेड NGO, उनके माध्यम से भी लगातार हम लोग चलाते रहते हैं और वेरियस इंस्टीट्यूशंस में चलाते हैं। तो जो भी स्थिति है हमारी नज़र है उस पर, और कोशिश हमारी ये है कि जो पब्लिक में जो अवेयरनेस है उसको हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करें, ताकि लोगों के बीच में ये समझ आए कि दिस इज अ टोटली प्रिवेंटिव डिजीज, और प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रॉपर अवेयरनेस के साथ हम सब मिलकर जन भागीदारी के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
वही राजधानी देहरादून से सामने आया एक सनसनीखेज मामला। पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या करवा दी। मामला कोतवाली विकास नगर का है, जहां संतराम नाम का एक व्यक्ति बीते कई दिनों से लापता चल रहा था। संतराम के लापता होने की सूचना भी संतराम की पत्नी इंदिरा ने 12 फरवरी को पुलिस को दी थी। वहीं ठीक एक दिन बाद 13 फरवरी को पुलिस को जांच में पता चला कि सहिया रोड जज रेड के पास एक मोटरसाइकिल के साथ एक लाश पाई गई है। सूचना के बाद जब पुलिस ने लाश की शिनाख्त की तो पता चला कि लाश संतराम की ही है। पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला कि संतराम के साथ इंदिरा की दूसरी शादी की गई थी और अब वह मुकेश के साथ शादी करना चाहती थी। शादी करना चाहने के वजह से ये घटना हुई है। पुलिस ने धारा 302, 201 और 120B के भवादी तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत किया है और जल्द ही तीनों को न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। इस संतराम की धर्मपत्नी इंदिरा है। इसका एक अफेयर मुकेश नाम के एक व्यक्ति जो उनके आसपास में रहता है उससे उसका विगत 8 साल से चल रहा था। मुकेश और इस महिला ने इंदिरा ने इंदिरा के पति संतराम को रास्ते से हटाने का एक योजना बनाया और उसमें उनका एक मुकेश का एक दोस्त है आशीष गोयल, उसने इसका साथ दिया। 13 तारीख को जब ये मृतक अपने काम के लिए निकल रहा था, बेसिकली एक कारपेंटर का काम करता है, तो उसको बुला करके अपने घर किसी काम से बुलाया और दोनों ने मिल करके हथौड़े से इसका जो है इसके सर पर मार करके उसको हत्या कर दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर मयंक बडोला का कहना है कि प्रदेश में नशे की लत बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है, लेकिन दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर बडोला ने कहा कि व्यक्ति कभी भी गलत नहीं होता है। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। इस समय सरकार बड़े व्यापक तौर पे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लगातार लेक्चर्स, उनके बीच में डिस्कशंस कर रही हैं बच्चों के बीच में कि वो लोग किसी भी तरह इस लत में ना पड़ें। यदि कोई इस लत में पड़ जाए तो उसको कभी भी स्टिग्मेटाइज ना करा जाए, उसको ये ना कहा जाए कि ये गलत व्यक्ति है। व्यक्ति गलत नहीं होता है, अपितु उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या क्या सुविधा दे सके, ये हमें सोचने की जरूरत है। इस समय हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा आप देखेंगे कि नशा मुक्ति को लेके बड़ा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसकी लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। देहरादून में 19 फरवरी को पूरे देश के अलग अलग राज्यों से रिटायर्ड सैन्य अधिकारी एक सम्मेलन और आपसी संवाद करने जा रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हर तरफ भ्रष्टाचार है, जिसको कि खत्म करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह रिटायर्ड आर्मी अधिकारी को सरकारी विभागों में नियुक्त करे, जिससे कि विभाग में बदलाव हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। ये प्रेस वार्ता है राष्ट्रीय सैनिक संस्था, जिसका कि 16वां वार्षिक अधिवेशन इस बार हम देवभूमि उत्तराखंड में हमने इसको करने का फैसला लिया है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन करीबन बहुत पुरानी 22 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सैनिक बाहुल्य इसमें सदस्य हैं, बट हर क्षेत्र से, सैनिक के अलावा भी और भी क्षेत्र से जो भी अपने फील्ड में अचीव कर चुके हैं अल्टीमेट, उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। वैनगार्ड करके उनको हमने नाम दिया हुआ है, उसमें बहुत लोग शामिल हैं, तो वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और 19 फरवरी 2023 जो कि रविवार का दिन है, बानियावाला के अठूरवाला क्षेत्र में इसका जो अधिवेशन है वहाँ पर हो रहा है और इसमें पूरे प्रदेशों से लोग बाग आ रहे हैं। ये प्रेस वार्ता है राष्ट्रीय सैनिक संस्था, जिसका कि 16वां वार्षिक अधिवेशन इस बार हम देवभूमि उत्तराखंड में। वहीं देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार देर रात धर्मपुर चौक के पास एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसी दौरान आग लगने से मौके पर रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। इस कारण आग ने और विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
तो फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।